हाँ, तो हमने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स का जो पेपर होने वाला है 13 जून को, तो उसमें जो चैप्टर नंबर 1 है भौतिक नियम निर्देश तंत्र एवं संरक्षी बल, उसके लगभग 18 लघु उत्तरात्मक प्रश्न करे थे ब्रिज यूनिवर्सिटी के लिए जो पेपर होने वाले हैं। तो तुम मान सकते हो लगभग ये 3 क्वेश्चन तुम्हारे हो चुके हैं, और एक क्षेत्रीय वेग वाला भी और उसी में मैंने करा दिया था, लेकिन इसको फिर से देख लेंगे। तो ये बेसिकली हम पूरा का पूरा करने वाले हैं। तो मैं फिर से अगर मैं बताऊं, अगर किसी को नहीं पता पहली बार वीडियो देख रहा है, तो मार्किंग सिस्टम किस तरीके से है। पहला 5 क्वेश्चन तुम्हारे पास होंगे, इस तरीके से 5 तुम्हारे पास क्वेश्चन होंगे। उसमें से जो पहला क्वेश्चन है उसमें लघुत्तरात्मक क्वेश्चन तुम्हें दे रखे होंगे, लगभग 12 क्वेश्चन दे रखे होंगे। 12 में से तुम्हें कोई भी 10 करने होते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 20 नंबर का पहला क्वेश्चन हो जाता है। बाकी के जो 4 क्वेश्चन है 15-15 नंबर के होते हैं, तो 15 चौके 60 और 20 80 नंबर का टोटल पेपर बन जाता है। ये जो क्वेश्चंस है उनमें जो ए वाला पार्ट है वो 9 नंबर का, बी वाला पार्ट है वो 6 नंबर का होता है। अब समझो पूरी स्ट्रेटजी कि तुम कैसे, तुम्हें 80 में से मिनिमम मार्क्स चाहिए 27, 33% ही तो चाहिए होता है। 80 का 33%, 27 नंबर के आसपास आएगा। तो 20 नंबर तो ये हो गए सीधे के सीधे, लघुत्तरात्मक क्वेश्चंस की मदद से ही तुम पेपर पास कर सकते हो। तो 20 नंबर तो ये हो गए। उसके अलावा तुम देखोगे बीच बीच में तुम्हें लघुत्तरात्मक क्वेश्चन बीच में डले मिल जाएंगे। जैसे ये है काल विस्फारण क्या है, तो ये एक लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है, हम यहाँ पर पढ़ते हैं। लेकिन ये तो एक निबंधात्मक क्वेश्चन में दे रखा है, और ये कितने नंबर का है, 6 नंबर का टोटल। तो ये जो इतना पार्ट है वो 4 नंबर का, और ये 2 नंबर का हो गया। तो देख रहे हो, फिर ऐसे ही तुम आगे बढ़ जाओ। फोको का लोलक क्या है, तो ये भी ऐसे ही 2 नंबर का ये हो गया, और ये बेसिकली उसी का अथवा में दे रखा था। लेकिन तुम और आगे देखोगे तो हर क्वेश्चन, जैसे ये आ गया केंद्रीय बलों को समझाइए, तो ये तो पहला ए वाला पार्ट 9 नंबर का होता है। तो तुम्हें मान सकते हो ये कि 3-4 नंबर तुम्हें यहाँ से मिल गए। तो ऐसे करके तुम्हें 27 नंबर आराम से हो जाएंगे अगर तुम केवल लघुत्तरात्मक क्वेश्चन को कर ले जाते हो। जैसे ये सिंपल पूछ लिया, तो ये 6 नंबर का था, तो 2 नंबर मान सकते हो। बेसिकली ये तो 6 ही नंबर क्या होगा टोटल। तो 2 लघुत्तरात्मक क्वेश्चन थे, उनको मिलाकर ये एक निबंधात्मक क्वेश्चन बना दिया गया है। और ऐसी विशेषता गुणांक है, विश्रांति काल है, इनको परिभाषित करके, तो ये सब हम पढ़ते हैं लघुत्तरात्मक क्वेश्चंस में। उन्हीं को अगर निबंधात्मक में भी ऐड कर देते हैं तो वहाँ से भी तुम नंबर निकाल सकते हो। तो 30+ तो तुम्हारे आसानी से हो ही जाएंगे। अगर फिर भी तुम्हें कुछ डाउट बचता है तो तुम हर यूनिट, मान लो यूनिट नंबर 1 है, उसके 30 निबंधात्मक क्वेश्चन हैं, तो उनको एक चैप्टर को तुम पूरा का पूरा कर लो। तो उससे तुम्हारी बात बन जाएगी कि एक क्वेश्चन तो आएगा ना, एक क्वेश्चन आएगा तो तुम बेसिकली 15 नंबर ले जाओगे उससे, अगर तुमसे हो गया तो ये है बेसिकली हमारा फोकस लघुत्तरात्मक क्वेश्चन पर होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं सीधा। तो पहला क्वेश्चन तुमसे पूछेगा लघुत्तरात्मक में, द्रव्यमान केंद्र क्या है। तो ये जो चीज़ है वो तो तुम बचपन से पढ़ते ही हो, 11th-12th में, 11th में पढ़ते हो तुम, सेंटर ऑफ मास इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो किसी पिंड या निकाय, निकाय मतलब सिस्टम का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जहां उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है। जैसे मैं तुम्हारे सामने ऐसा कुछ बना दूं, ये एक सिस्टम हो गया, 3 मासेस का, 3 द्रव्यमानों का एक सिस्टम हो गया। तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा ना वो यहाँ कहीं बीच में होगा, बिल्कुल सिमेट्रिक। तो इसे हम बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र। जैसे ये सिंपल सबसे ले लो कि ये 2 मासेस हैं, 2 द्रव्यमान हैं, तो इनका अगर इनको तुम्हें बैलेंस करना है तो यहाँ पर तुम्हें कहीं देखना पड़ेगा कि हाँ इन दोनों का वजन यहाँ पर केंद्रित है। तो इसे हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि किसी पिंड या निकाय का सिस्टम द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जहाँ उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है ये वाला कि द्विकण तंत्र के लिए द्रव्यमान केंद्र का समीकरण लिखिए। द्विकण मतलब 2 कण हों, वही 2 मास हों, 2 द्रव्यमान हों। तो उसके लिए जो हमें पता है कि यहाँ पर आएगा सेंटर ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान केंद्र, तो वो उसको निकालने का बोल रहा है कि उसका समीकरण बताओ। तो वो होता है m1, यहाँ से इसकी डिस्टेंस r1 हो गया, मान लो ये m2 है, ये m1 है, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस ये होगी r1, स्थिति सदिश हो गया इस बिंदु का। m2 के लिए स्थिति सदिश क्या हो गया, ये r2। तो m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। अब ये होता है, मान लो अभी के लिए रट लो, रीजन एक्सप्लेन करने के लिए इतना टाइम नहीं है, तो अभी के लिए तुम इतना समझ लो कि ऐसा होता है
कि M1 R1 M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2, तो ये होता है RCM, सेंटर ऑफ मास। तो इस तरीके से ये समीकरण होता है। तो ये भी एक PYQ था, PYQ है ये दोनों के दोनों, जहाँ पर जो द्रव्यमान केंद्र का ये जो RCM है वो है द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, R1 क्या है, M1 द्रव्यमान का स्थिति सदिश, R2 क्या है, M2 द्रव्यमान का स्थिति सदिश। तो इस तरीके से तुम इस चीज़ को समझ सकते हो। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब आ जाओ आगे, तुमसे जड़त्व आघूर्ण पूछ लेता है, वही है बचपन में तुमने 11th क्लास में पढ़े होंगे, वही सारी चीज़ें हैं। जड़त्व आघूर्ण मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इंग्लिश मीडियम वाले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको तुम आई से रिप्रेजेंट करते हो, इनर्शिया आई से रिप्रेजेंट करते हो। तो जड़त्व आघूर्ण होता क्या है, नाम से समझो। जड़त्व मतलब जड़, जिद्दी। जड़त्व का नियम तुमने सुना होगा, न्यूटन का प्रथम नियम, कि कोई कण है अगर वो स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहेगा। अगर कोई कण चल रहा है, मान लो 5 की स्पीड से चल रहा है, तो वो 5 की स्पीड से ही चलना चाहेगा, जिद्दी है, उसे रुकना नहीं है। तो वो होता है जड़त्व का नियम। जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाओ, अगर तुम उस पर दम ना लगाओ, तो वो जैसा है वैसा रहना चाहेगा, जिद्दी है वो एकदम। तो वो होता है जड़त्व का नियम। तो जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, आघूर्ण मतलब घूर्णन में वो जड़त्व पैदा कर दे, घूमने ना दे। तो नाम से ही तुम इस पूरी चीज को समझ सकते हो। घूर्णन करते हुए पिंड का वह भौतिक गुण जिसके कारण वह घूर्णन में परिवर्तन का विरोध करता है, घूमने ही नहीं देता, तो वो जो गुण है वो होता है जड़त्व आघूर्ण का। तो घूर्णन में परिवर्तन, घूर्णन में चेंज हो रहा है, उसका विरोध करता है दृढ़ पिंड का, हाँ सिंपल हटा दो, करता है वह गुण जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। जो गुण है वो जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। इस तरीके से तुम परिभाषा वगैरह कभी पूछे तो बता देना। और एक ये वाला PYQ अभी 2024 में पूछा गया था कि जड़त्व नियतांक क्या है, और ये पहले भी पूछा जा चुका है, अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें पूछा जा चुका है, जड़त्वीय गुणांक या जड़त्व नियतांक। तो ये क्या होता है, सबसे पहले तुम्हें अगर ये क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले तो यही लिख देना, ये जो जड़त्व आघूर्ण क्या होता है वही बता देना, जड़त्व क्या होता है वो बता देना, कि एक भौतिक गुण है, घूर्णन करते हुए पिंड पर लगता है और घूर्णन करने में, घूर्णन में परिवर्तन का विरोध करता है। तो वो जो परिभाषा लिखी उसके बाद क्या करना है, जड़त्व आघूर्ण बेसिकली आई जो होता है वो mr², ऐसा होता है इसका फॉर्मूला, जो जड़त्व आघूर्ण होता है उसका आई mr²। अब जो आई है ना वो एक जगह और दिखता है, L = I⍵। L क्या होता है यहाँ पर, कोणीय संवेग। अभी थोड़ा सा समझ जाना, कोणीय संवेग अभी बात करेंगे। कोणीय संवेग को तो हम और डिटेल में देखने वाले हैं, क्योंकि PYQ बनता है, यहाँ से बन चुका है। तो L = I⍵। तो इसमें भी तुम्हें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखने को मिलता है, जड़त्व आघूर्ण देखने को मिलता है। तो अब क्या बोल रहे हैं, ये जो समीकरण है ना, इसमें जो I है उसके 9 घटक होते हैं। ये जो I है वो 9 तरीके से एग्जिस्ट करता है। I x मतलब वही है कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसकी बात कर रहे हैं, x y z। तो I जो है वो x y x z, ऐसे ही y x y y और y z, ऐसे फिर z x z y और z z। इस तरीके से 9 घटक हैं I के। इन घटकों को ही जड़त्वीय गुणांक कहते हैं, जड़त्वीय गुणांक या जड़त्वीय नियतांक इन्हीं को बोलते हैं। तो ये बात तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है कोणीय संवेग वाले फॉर्मूले से। अभी बात करें कोणीय संवेग क्या है। तो ये 2 क्वेश्चन और हो गए जड़त्व आघूर्ण से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं तुम्हें अपने नोट्स दिखाता हूँ जो मैं समझ रहा था अपने टाइम पर, अपने टाइम क्या कर 2-4 दिन पहले ही। तो ये है द्रव्यमान केंद्र हमने समझ लिया। इसके बाद हमें समझना है कोणीय संवेग को। ज़्यादा इन पर ध्यान मत देना, ये क्या लिखा हुआ है, बस मैं जो समझा रहा हूँ उस पर फोकस करना। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग क्या होता है, बेसिकली इसको तुम डिफाइन कर सकते हो। वैसे डेफिनेशन लिखने में जाओगे तो जान निकल जाएगी, लेकिन हम थोड़ा सा चालाकी करेंगे। कोणीय संवेग का हम फॉर्मूला याद करेंगे, L = I⍵। अभी जो हमने देखा कि L वेक्टर = I⍵, तो हम उसी की मदद से इस पूरी चीज़ को समझाएंगे। और इसका एक और फॉर्मूला होता है, उसको J से भी डिनोट कर देते हैं। तो J वेक्टर बोलो या L वेक्टर बोलो, बात एक ही है। तो J = R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। P वेक्टर क्या है, संवेग जो तुम बोलते हो ना, P = mv,
रेखीय संवेग, तो वो है ये, तो आर क्रॉस पी वेक्टर, तो उसे बोलते हैं कोणीय संवेग। अब समझना है इसको पहले। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखने को आओ, तो कैसे लिखेंगे हम, इसी ये जो फॉर्मूला है ना, इसी की मदद से डेफिनेशन लिखेंगे कि किसी दृढ़ वस्तु मतलब रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी की परिभाषा भी हम देख लेंगे, चलो आगे। तो किसी दृढ़ वस्तु यानी कि ठोस वस्तु है, तुम्हें ऐसे सिंपल समझ लो, दृढ़ मतलब ठोस है, जिसके सारे कण स्थिर हैं, मतलब एक समान गति कर रहे हैं, ठीक है, ठोस वस्तु है कोई, किसी ठोस वस्तु के कोणीय संवेग को जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय संवेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त करा जा सकता है। सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोणीय संवेग से अगर पूछे तो तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए, आई इनटू कोणीय संवेग, और दूसरा जे वेक्टर से भी दर्शा देते हैं, आर क्रॉस पी वेक्टर। तो हम इस वाली से हम डेफिनेशन क्या देंगे कि कोणीय संवेग, किसी वस्तु का कोणीय संवेग जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऐसे तुम डेफिनेशन बना सकते हो। कोणीय संवेग भी संवेग संरक्षण के नियम का पालन करता है। पहले जितना संवेग था, मान लो टक्कर हो रही है, ये दो जो मासेस हैं, दो द्रव्यमान टकराए, तो टकराने से पहले जितना संवेग था, टकराने के बाद भी उतना ही संवेग रहेगा। तो ये होता है संवेग संरक्षण का नियम। तो कोणीय संवेग होता है, वो भी संवेग संरक्षण का नियम का पालन करता है, मतलब कोणीय संवेग पहले और बाद में संरक्षित रहता है। यदि बाह्य बल, जैसे हम बात करते हैं ना, रेखीय जो चीज़ें होती हैं, रेखीय वेग हो गया, रेखीय बल हो गया, बेसिकली ट्रांसलेशन मोशन की बात करी जाए, रेखीय वेग की बात करी जाए, कि कोई पिंड है वो केवल रेखीय गति कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, उसी में आते हैं ये वेग हो गया और एक्सेलरेशन हो गया और फोर्स हो गया, इस पर कोई बल लगाया। लेकिन कोई वस्तु घूम रही होती है तब ये सारी चीज़ें, जो वेलोसिटी होती है वो बन जाता है ओमेगा, एक्सेलरेशन वो होता है वो बन जाता है अल्फा, और जो फोर्स होती है वो बन जाता है टॉर्क। टॉर्क मतलब किसी को घुमाए, ये तो आगे ले जा रहा था लेकिन यहाँ पर वो घुमाएगा, घुमाने में दम लगाएगा, तो इस तरीके से होता है। तो अगर कोई टॉर्क, बाह्य बलागुण बोलते हैं, टॉर्क को बलागुण बोलते हैं, तो कोई बाह्य बल कार्य ना करे, बलागुण ना लगे, तो जो संवेग है वो संरक्षित रहता है, कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। कोणीय संवेग को संवेग आघूर्ण भी बोलते हैं, जैसे टॉर्क हो गया, ऐसे समझो, बल को इधर क्या बोलते हैं, टॉर्क, मतलब बल आघूर्ण। ऐसे ही जो संवेग होता है उसको हम इधर की साइड क्या बोलते हैं, एल से दर्शाते हैं या जे से दर्शाते हैं, कोणीय संवेग बोलते हैं। तो जैसे बल को बल आघूर्ण बोला, संवेग को संवेग आघूर्ण भी तुम बोल सकते हो। तो ऐसे एक दो लाइन तुम अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हो कि कोणीय संवेग को संवेग आघूर्ण भी बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। तो समझ में आ गया होगा, कोणीय संवेग को तुम इससे परिभाषित कर सकते हो सीधे के सीधे। और ये फॉर्मूला भी तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। अब आ जाओ बल आघूर्ण पर, अभी हमने टॉर्क की बात करी तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे F बराबर ma होता है ना लीनियर मोशन में, रेखीय वेग में नहीं, रेखीय गति में, वैसे ही अगर तुम किसी घूर्णन वाली चीज़ की बात कर रहे होगे, रोटेशनल मोशन की बात कर रहे होगे, तो वहाँ पर टॉर्क इक्वल टू m, द्रव्यमान की जगह पर आ जाता है I, जड़त्व आघूर्ण। जैसे अभी हम बहुत सारी चीज़ें बात कर रहे थे, और एक्सेलरेशन होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा। समझ में आया? मैं सारी चीज़ें एक बार में बता देता हूँ। वेग को क्या बोलते हैं, अगर तुम रोटेशन में जाते हो, घूर्णन गति करते हो, तो वेग को बोलते हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, विस्थापन को या दूरी को x से डिनोट करते हैं या d से डिनोट करते हैं। अगर कोई वस्तु घूर्णन कर रही है तो उसको हम थीटा से बोलते हैं, थीटा। जैसे हमने इस पर पिछले वाले लेक्चर में बात करी थी कि कोई चीज़ यहाँ से इधर इतनी घूम गई तो वो थीटा एंगल बनाती है, वैसे ही डिस्टेंस के इक्वल होता है, ये इक्विवेलेंट होता है। तो विस्थापन को थीटा से डिनोट करते हैं, फिर वेग आएगा तो वेग को हम ओमेगा से डिनोट कर देंगे, एक्सेलरेशन आएगा, त्वरण आएगा तो उसको हम अल्फा से, मास को हम आई से डिनोट करते हैं, जड़त्व आघूर्ण। और क्या बचा, फोर्स है उसको हम टॉर्क से डिनोट करेंगे, बल आघूर्ण। पी है तो उसको एल से या जे वेक्टर से डिनोट करेंगे।
जड़ संवेग आघूर्ण। तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। अब देखो टॉर्क को हमें बताना है, बल आघूर्ण क्या होता है वो बताओ। तो बल आघूर्ण नाम से समझो, आघूर्ण मतलब घूमने में जो बल लग रहा है, घूमने घूमने को रोकेगा ये। जैसे जड़त्व आघूर्ण क्या कर रहा था, जैसी स्थिति में है वैसी स्थिति में रखने का ट्राई करेगा। तो बल आघूर्ण क्या है, बल आघूर्ण किसी वस्तु को घुमाने की प्रवृत्ति को कहते हैं। कि टॉर्क, जैसे बल क्या होता है, कोई कण है उसमें गति उत्पन्न कर देता है, उसको एक्सेलरेट कर देता है, उसमें त्वरण ला देता है। तो टॉर्क क्या करता है, टॉर्क घुमा देता है उसको। तो ये अंतर है कि टॉर्क क्या करता है, किसी वस्तु को घुमाने की प्रवृत्ति को कहते हैं, किसी अक्ष के सापेक्ष घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण बोलते हैं। बल आघूर्ण होता क्या है, पहला फॉर्मूला तो ये है। दूसरा है, जैसे एल वेक्टर को अभी हम क्या लिख रहे थे, एल वेक्टर या जे वेक्टर बोलो, आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर, ऐसे ही तो लिख रहे थे, पी वेक्टर। तो ये तो क्या है, रोटेशनल मोशन में है, घूर्णन गति में इस तरीके से जे को लिखते हैं। और ये क्या है, लीनियर मोशन में संवेग को लिखते हैं। ऐसे ही ये है, यहाँ पर देख रहे हो, जो रेखीय गति होती है, लीनियर मोशन होता है, उसमें बल जो है उसका अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आर वेक्टर के साथ, तो वही बल आघूर्ण बन जाता है कोणीय गति में या घूर्णन गति में। समझ में आ रहा होगा शायद से, मुझे लग रहा है कि हवा में उड़ गया। तो जो लिखा हुआ है उसको तुम समझ सकते हो। बल आघूर्ण की परिभाषा तुम कैसे दे सकते हो, दो तरीके से दे सकते हो। कि बल आघूर्ण किसी वस्तु को किसी अक्ष के सापेक्ष घुमाने की प्रवृत्ति को बोलते हैं या गुण को बोलते हैं। दूसरी, इस वाले फॉर्मूले से भी तुम दे सकते हो, इस वाले से भी दे सकते हो कि जो बल आघूर्ण होता है वो जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को कहते हैं। एक परिभाषा तुम यहाँ से भी बना सकते हो कि बल आघूर्ण जो होता है वो घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, जैसे ये कोई अक्ष है, इसके अराउंड कोई बॉल यहाँ पर लटकी हुई है और ये घूम रही है इसके चारों ओर, तो हम क्या बोलेंगे, इस घूर्णन अक्ष से इसकी लंबवत दूरी आर वेक्टर है और इस पर एक बल लग रहा है एफ वेक्टर। तो इसी को हम बल आघूर्ण बोल देते हैं। तो घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी तथा बल के गुणनफल को ही बल आघूर्ण बोलते हैं। तो इस तरीके से तुम 2-3 डेफिनेशन बना सकते हो, अथवा अगर करके लिख देना, तुम्हारा नंबर मिल जाएगा तुम्हें। क्षेत्रीय संवेग कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध बताना है, ये भी पी वाई हुई है। कोणीय संवेग क्या होता है, अब तुम्हें पता होना चाहिए। कोणीय संवेग क्या होता है, एल इक्वल टू आई ओमेगा, ऐसे ही तो लिखते हैं। या दूसरा, जे वेक्टर इक्वल टू आर क्रॉस एफ वेक्टर। बल आघूर्ण क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ, या दूसरा क्या था, आई अल्फा, एफ इक्वल टू एम ए, उससे रिलेट कर लिया करो, एम को आई लिख दिया, ए को एक्सेलरेशन लिख दिया। तो इन दोनों में हमें संबंध बताना है, इन दोनों के फॉर्मूलाओं को मिक्स करना है। तो ये हमारे पास दोनों थोड़े से वो लगते हैं, यहाँ पर ये P है और ये F है, तो दोनों थोड़े से सिमिलर हैं, तो हम यहीं से निकालने का ट्राई करेंगे। तो ये जो P है ना, वो एग्जैक्टली है क्या, P इक्वल टू एम बी पढ़ते हैं, तो P वेक्टर की जगह पर हम एम बी रख देंगे। तो P वेक्टर की जगह पर, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो मैं समझाता हूँ अलग से इसको। तो एक तरफ है कोणीय संवेग और दूसरी तरफ है बल आघूर्ण। इन दोनों में हमें रिलेशन फाइंड करना है, संबंध बताना है। ये क्या होगा, जे वेक्टर इक्वल टू आर क्रॉस पी वेक्टर, इधर क्या है, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ वेक्टर, यही तो है। तो हम क्या करेंगे, ये जो है, एक और चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, dp बाई dt ये क्या होता है, F के बराबर तो होता है बल के बराबर, न्यूटन का द्वितीय नियम ही यही है। तो हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ है उसका कर देंगे डिफ्रेंसिएशन, अवकलन कर देंगे। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर डी जे वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू, ये वैसे करना, प्रोडक्ट रूल जो होता है, हिंदी में क्या बोलेंगे, गुणनफल का जो नियम होता है, जैसे पढ़ते हैं ना कि आर वेक्टर
इंटू इसका अवकलन, प्रथम इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय इंटू प्रथम का अवकलन, वो वाली चीज़ यहाँ पर होगी। तो प्रथम इंटू द्वितीय का अवकलन डी पी बाई डी टी प्लस द्वितीय इंटू प्रथम का अवकलन डी आर अपॉन डी टी। तब इसको थोड़ा सा पहचानो, ये जो चीज़ है वो क्या है, ये तो एफ है अभी हमने देखा, और ये क्या है, ये तो वी है। ये क्या है, अगर तुम्हारे पास समझ जाओ तुम, क्या समझाओ, आर अगर पास तो तुम्हारे पास विस्थापन है, तो आर का जब हम, चलो वो बताओ, दूरी दूरी चाल का सूत्र क्या होता है, अगर तुम्हारे पास अरे डी है, अगर तुम उसमें टी का भाग दे देते हो तो ये तो होगी दूरी, ये क्या है समय, तो ये दूरी बटे समय तो चाल होती है ना, तो इस पूरी चीज़ को तुम क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी लिख सकते हो। तो वैसा ही कुछ है कि ये विस्थापन है, टी से तुमने भाग दे दिया तो ये पूरी चीज़ क्या बन गई, विस्थापन अपॉन समय, दूरी बटे समय क्या होता है, चाल ही तो होता है, तो ये बी है। ये बेसिकली बहुत सिंपल चीज़ें हैं लेकिन ठीक है। तो ये तो हो गया v, और इधर क्या चल रहा है, p तो चल ही रहा है, तो p वेक्टर इधर चल रहा है, इधर r है, और ये इस तरीके से डी जे वेक्टर अपॉन डी टी है। अब यहाँ से समझो r क्रॉस f ये क्या है, ये तो टॉर्क बन गया जिसमें हमें रिलेशन निकालना है, और ये डी जे वेक्टर अपॉन डी टी, डी टी इक्वल टू ये टॉर्क हो गया, बलागुण हो गया, प्लस पी को क्या लिख सकते हैं, पी क्रॉस बी वेक्टर है ना, ये पी को क्या लिख सकते हैं, एम बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। देख रहे हो बी का क्रॉस बी से करोगे तो वो जीरो हो जाता है, तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी चीज़ जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पर जीरो सिंपल इतना आ जाएगा तुम्हारे पास। तो यहाँ से तुम बोल सकते हो ये है रिलेशन कि जो कोणीय संवेग है उसमें परिवर्तन की दर बल आघूर्ण कहलाता है। एक और तुम्हारे पास परिभाषा आ जाती है कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बल आघूर्ण कहलाती है, बल आघूर्ण कहलाती है। तो ये चीज़ भी तुम्हें पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे निकालना होता है, पी बाई क्यू है ये। तो चलो समझ में आ गया होगा तुम्हें। अब हम वापस आते हैं, तो ये पूरी समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ जाते हैं, कोणीय संवेग के संरक्षण का नियम बताओ। तो कोणीय संवेग का संरक्षण पहले पढ़ते थे, संवेग संरक्षण का नियम, अब कोणीय संवेग का संरक्षण का नियम पढ़ेंगे। तो उसके लिए मेन जो कंडीशन है वो क्या है कि उस पर कोई बाह्य बल, जो कोणीय हैं उनके लिए तो हम बल का प्रयोग नहीं करेंगे, बल आघूर्ण का प्रयोग करेंगे, टॉर्क का प्रयोग करेंगे। तो एक कण के लिए हम बात करी जाए संरक्षण के नियम की, तो टॉर्क इक्वल टू डी जे वेक्टर अपॉन डी टी, यानी कि वही जो हमने रिलेशन निकाला दोनों में अभी ऊपर वही चीज़ है। तो अगर यहाँ पर टॉर्क को हम जीरो कर दें, बल आघूर्ण को जीरो कर दें, तो ये क्या है, ये तो एक दर होती है कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, तो उसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा, वो जीरो है। बेसिकली ये डी जे अपॉन डी टी ये क्या दर्शाता है, चेंज को दर्शाता है, परिवर्तन को दर्शाता है, लेकिन वही जीरो है, मतलब कोई चेंज हो ही नहीं रहा, मतलब वो कंजर्व्ड है, संरक्षित है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि जे जो है वो स्थिरांक है। तो किसी कण पर यदि बाह्य बल आघूर्ण कार्यरत हो तब तो ये है। अब हमने क्या करा कि उस कण पर बाह्य बल आघूर्ण को कर दिया जीरो, तब जो कोणीय संवेग है वो संरक्षित रहता है अथवा नियत रहता है। तो बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में कण का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। ऐसा ही हम पूरे सिस्टम के लिए कर सकते हैं। ये तो एक कण के लिए करा, अब हम पूरे एक निकाय यानी कि सिस्टम के लिए कर सकते हैं कि डी जे वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू सम ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। फिर से मान लो तुम्हारे पास कई सारे अलग अलग द्रव्यमान है, अलग अलग द्रव्यमान का एक पूरा सिस्टम है। अब इस पर मान लो कोई टॉर्क लग रहा है, इस पर कोई टॉर्क लग रहा है, इस पर कोई टॉर्क लग रहा है,
तो इन सभी टॉर्क का जो सम है, सभी टॉर्क का जो सम है, योग है, वो बराबर होगा कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर। आया समझ? तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, जो सभी संवेग जो बल आघूर्ण है उनका जो योग है उसको जीरो करना पड़ेगा, तभी तो ये संरक्षित रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जीरो हो जाएगा जो चेंज है वो। तो कणों के निकाय के लिए इसके कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर इस निकाय पर कार्यरत सभी बल आघूर्णों के योग के बराबर होता है, कार्यरत सभी बल आघूर्णों के योग के बराबर होता है। तो यदि हम इस सभी बल आघूर्णों के योग को जीरो कर देते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है कि जो कोणीय संवेग है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब कोणीय संवेग नियतांक है, यानी कि कणों के लिए, कणों के निकाय के लिए कोणीय संवेग संरक्षण नियम का गणितीय कथन, अर्थात कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो यदि किसी कण निकाय, अरे क्या लिख रखा है ये मैंने, यदि किसी कण निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य आघूर्ण शून्य हो तो निकाय का कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। बस तुम्हें एक कंडीशन याद रखनी है, पहली चीज तो ये तुम्हें ये रिलेशन याद होना चाहिए। फिर तुम क्या करोगे, ये जो टॉर्क है उसको जीरो कर दोगे, मतलब बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में कण का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। सिंपल इतनी सी लाइन लिखनी है। ऐसे ही तुम्हें अगर कणों के निकाय के लिए पूरे सिस्टम के लिए लिखना है तो यहाँ पर तुम्हें समेशन करना पड़ेगा सभी बल आघूर्णों का, तो उसको फिर तुम्हें जीरो करना पड़ेगा, जो चीज़ हमने यहाँ पर करी, और फिर तुम बोल दोगे कि कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। तो यदि कुल बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो जाता है तो कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। तो आई थिंक समझ में आया होगा तुम्हें कुछ कुछ, ये तुम्हें याद है तो तुम कर ले जाओगे, टॉर्क को जीरो करके पूरा लिख दोगे फिर तो तुम। तो ये हो गया पहला हमारा डिस्कशन कोणीय संवेग का संरक्षण का नियम तक। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला पीवाईक्यू देखो। अभी हम क्या बोल रहे थे कि द्रव्यमान होता है उसको हम इक्विवेलेंट मानते हैं आई के, जड़त्व आघूर्ण के। अगर घूर्णी गति कर रहा है तो, जैसे कोई मास है तो उस पर इधर की तरफ बी फोर्स लग रहा है, अरे कहाँ लिख दिया ये मैंने, जैसे कोई मास है एम तो इस पर कोई बल मान लो फोर्स काम कर रहा है एफ, ऐसे ही तो ये क्या करेगा, सीधी रेखा में गति करेगा, v वेलोसिटी से ये आगे जाएगा। लेकिन कोई मास है m, उसको तुम घुमाने का ट्राई कर रहे हो तो उसमें तुमने जो टॉर्क लगाया, बेसिकली उसको ऐसे नहीं समझो, उससे तुम समझ सकते हो F = ma है। तो इसका जस्ट हम कोणीय वेग में हम क्या करते हैं, कोणीय गति जब करते हैं तो टॉर्क में बदल जाता है, m को हम i में बदलते हैं और त्वरण को हम अल्फा में बदलते हैं। तो देख रहे हो m और i लगभग सेम काम कर रहे हैं। तो वही हमसे पूछा है कि द्रव्यमान और जड़त्व आघूर्ण, ये क्या है, जड़त्व आघूर्ण ही तो है, तो उन दोनों में समानता बताओ। तो पहली चीज़ तो यही लिख सकते हो तुम कि न्यूटन का जो द्वितीय नियम है F = ma, उसी के तुल्य घूर्णन में, मतलब घूर्णन गति करते हुए पिंड के लिए जो समीकरण बनता है वो होता है टॉर्क = I अल्फा, बल आघूर्ण = I अल्फा। तो दोनों में इस तरह की समानता होती है। दूसरा, द्रव्यमान और जड़त्व आघूर्ण दोनों ही अदिश राशियां होती हैं। तो टॉर्क अगर यहाँ पर तुम सदिश बनाओ तो आई पर नहीं जाएगा, जो सदिश का निशान है वो आई पर नहीं जाएगा, ना ही एम पर जाएगा। तो ये दोनों की दोनों अदिश राशियां हैं। एक और तुम वो कर सकते हो समानता कि द्रव्यमान रेखीय या स्थानांतरणीय, ट्रांसलेशन इंग्लिश में इसको बोलते हैं, कि सिंपल तुम्हारा मास है वो सीधी सीधी रेखा में जा रहा है तो उसको बोलते हैं रेखीय गति, और घूर्णन कर रहा है वो घूम रहा है तो वो घूर्णी गति हो गया। तो रेखीय गति में कण के वेग में परिवर्तन का विरोध करता है मास। तो जो मास होगा तो वो ऐसा तो नहीं है, मान लो तुमने कोई वजन है, कोई 5 किलो का कोई गोला है, उसको तुमने आगे की तरफ फेंका, तो ऐसा तो नहीं है कि वो आगे बढ़ता ही जाएगा, मतलब रुकेगा ही नहीं। वो जो मास है वो उसको रोकने का ट्राई करता है, उसके जो स्पीड होती है उसको रोकने का ट्राई करता है अपने वजन के कारण। और वैसा ही कुछ यहाँ पर होता है, जड़त्व आघूर्ण करता है। जड़त्व आघूर्ण घूर्णी गति में कोणीय वेग में परिवर्तन का विरोध करता है। तो वेग में परिवर्तन का विरोध करता है कि जो वेलोसिटी है वो बदले ना, उसको रोकने का ट्राई करता है। तो ये चीज़ भी तुम अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगी तुम्हें
कि द्रव्यमान तो रेखीय गति या स्थानांतरणीय गति में कण के वेग का परिवर्तन का विरोध करता है, और जड़त्वागुण घूर्णी गति में कोणीय वेग में परिवर्तन का विरोध करता है। तो ये दोनों में समानता है। अब जड़त्वागुण और परिक्रमण त्रिज्या क्या होती है, या परिभ्रमण त्रिज्या क्या होती है, उस पर बात करते हैं। ये भी PYQ है, सारे के सारे PYQ हुए हैं। तो वस्तु के जड़त्वागुण के बारे में तो अब हमें पता है, ये एक भौतिक गुण है जो कि किसी कण को किसी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करने का विरोध करता है, ऐसा गुण है ये। जड़त्व जिद्दी है वो, आघूर्ण घूर्णन का विरोध करता है। अब जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, आई होता है। मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया कि इसका फॉर्मूला होता है mr²। तो जैसे ये तुम्हारी अक्ष है, यहाँ से लेकर ये m मास ये रहा, तो अगर ये घूमेगा ना, ये r हो जाएगा इसके लिए। तो इसका जड़त्व आघूर्ण कैसे निकालेंगे, mr² की मदद से। तो वही चीज़ है कि एक ऐसी त्रिज्या, उसको हम मान लिए r की जगह पर एक स्पेशल एक k हमने बोल दिया उस त्रिज्या को, तो वो बेसिकली हो जाती है कि k को तुम स्क्वायर वगैरह को तुम उठाओगे तो I/m हो जाएगा। तो परिक्रमण त्रिज्या होती क्या है, घूर्णन अक्ष से वह लंबवत दूरी जहां जड़त्व आघूर्ण परिवर्तित किए बिना ही वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। मतलब क्या है, अक्ष ये रहा, k ये रहा, m ये रहा। वह लंबवत दूरी ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा क्या लिख दिया मैंने। हाँ, तो मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा क्या है, अगर याद रह जाए तो कर लेना। लेकिन इतना तो मुझे पता है कि जो परिक्रमण त्रिज्या होती है वो इस तरीके से ही निकाली जाती है। 11th क्लास में जब मैंने पढ़ी थी वही है। तो ये चीज़ है। जड़त्व आघूर्ण का ही जो फॉर्मूला होता है I=mr², तो r की जगह पर बस k रख देते हैं तो वो परिक्रमण त्रिज्या बन जाती है। अब डेफिनेशन वगैरह उसकी ठीक से मुझे आ नहीं रहा, तुम इसी से डेफिनेशन बना सकते हो। इकाई मास के लिए मान लो m को हम 1 रख देते हैं, तो इकाई मास के लिए, और जो स्क्वायर है उसको हम उधर की साइड ले जाएं, k²I। तो इकाई मास के लिए, इकाई द्रव्यमान के लिए जड़त्व आघूर्ण परिक्रमण त्रिज्या का के स्क्वायर के बराबर होता है। ऐसा कुछ डेफिनेशन तुम बना सकते हो, नहीं तो फॉर्मूला वगैरह लिखकर तुम आ सकते हो, और इसका तो तुम्हें पता ही है पूरा। आगे बढ़ते हैं। जड़त्वीय गुणांक हम पहले ही बात कर चुके हैं शुरुआत में ही। केंद्रीय बल, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझना, मैं थोड़ा सा डिटेल में कराने वाला हूँ इसको। तो केंद्रीय बल बेसिकली होता है कि एक मास तुम्हारे पास ये है, मान लो सूर्य और चंद्रमा का ही उदाहरण ले लो, सूर्य और पृथ्वी का। तो सूरज ये रहा m2, ये m1 पृथ्वी है। तो इन दोनों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होता है वो इनके केंद्र से केंद्र के बीच लग रहा होता है, और ये जो इनको मिलाने वाली रेखा है ना, केंद्र से केंद्र को मिलाने वाली रेखा, उसी के अलोंग लग रहा होता है, उसी की तरफ लग रहा होता है। तो ऐसे जो बल होते हैं उनको बोलते हैं केंद्रीय बल। केंद्र से केंद्र की तरफ लगने वाला बल केंद्रीय बल होता है। सिंपल सी नाम से समझ में आ रहा है। तो किसी पिंड के द्रव्यमान केंद्र, किसी पिंड के द्रव्यमान केंद्र से अन्य पिंड के द्रव्यमान केंद्र से मिलने वाली रेखा की ओर कार्यरत बल केंद्रीय बल कहलाता है। तो ये एक काल्पनिक रेखा है, इसकी ओर कार्यरत बल को ही, इसकी तरफ लगने वाले बल को ही केंद्रीय बल कहते हैं। अथवा दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, केंद्रीय बल उस बल को कहते हैं जो सदैव किसी स्थिर बिंदु की तरफ निर्देशित रहता है। तो ये कोई स्थिर बिंदु है तो इसकी तरफ निर्देशित रहेगा, और इसका परिमाण केवल उस बिंदु से वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है। तो ये जो इसका जो परिमाण है केंद्रीय बल का, वो इन दोनों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है कि ये कितना दूर है, कितने पास है। उदाहरण क्या है, गुरुत्वाकर्षण, सूर्य के और ग्रहों के मध्य जो आकर्षण है, स्थिर वैद्युत बल है, कूलाम बल है, ये सब केंद्रीय बल हैं। कि कोई Q1 आवेश है, कोई Q2 आवेश है, तो इन दोनों के बीच से बीच एक, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा की ओर ही इन दोनों का बल कार्य करेगा। अब केंद्रीय बल को नाम सुनते ही तुम्हें
तीन चीज़ें याद होनी चाहिए। केंद्रीय बल अगर किसी कण पर लग रहा है, किसी वस्तु पर या कण पर लग रहा है, तो वो क्या करेगा? तो जो कण की गति है ना, मान लो इस पर कोई केंद्रीय बल लग रहा है, तो ये क्या करेगा? मान लो ये कण है, तो इस पर बल लग रहा है, तो ये एक रेखीय गति करेगा, एक ही तल में गति कर रहा होगा। ये एक ही तो तल है, तो ये जो कण है वो इधर उधर नहीं भागेगा, सिंपल इस लाइन की तरफ जाएगा। तो ये एक रेखीय गति करेगा, यानी कि कण की गति एक ही तल में होगी। तो पहली बात तो ये आई कि वो जो कण पर अगर केंद्रीय बल लग रहा है, तो वो एक ही तल में गति करेगा, रेखीय गति करेगा, और इसका कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा और क्षेत्रीय वेग संरक्षित रहेगा। ये दो तीन बातें हैं। अलग से भी मैं लिखूं तो यदि किसी कण पर केंद्रीय बल कार्यरत है, केंद्रीय बल कार्यरत है, तो उसके क्या प्रभाव होंगे? तो कण, पहली चीज क्या है? कण एक ही तल में गति करेगा, एक ही तल में गति करेगा। दूसरी चीज, कण का संवेग संरक्षित रहेगा। तीसरी चीज, कण का क्षेत्रीय वेग संरक्षित रहेगा। क्षेत्रीय वेग क्या होता है? कल वाली क्लास में चैप्टर नंबर 1 में ही हमने बात कर ली थी कि वी ए एरियल क्षेत्रीय इक्वल टू dA/dt, केपलर का जो दूसरा नियम होता है वहाँ से निकल के आता है। तो ये क्षेत्रीय वेग ये होता है, इकाई समय में प्रसर्पित किया गया क्षेत्रफल, ऐसे करके इसका एक वर्ड आता है, कवर करना, कि इतना क्षेत्रफल कवर किया। तो कवर करने को हिंदी बोलते हैं प्रसर्पित, तो उसको बोलते हैं क्षेत्रीय वेग। इसकी डेफिनेशन अभी हम आगे भी देख लेंगे, तो ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। तो केंद्रीय बल क्या होता है? किन्हीं कण के द्रव्यमान केंद्र से दूसरे कण के द्रव्यमान केंद्र के बीच इन दोनों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा की तरफ ही लगने वाला बल केंद्रीय बल कहलाता है। तो सिंपल इस तरीके से तुम कर सकते थे। आगे बढ़ो। क्षेत्रीय वेग मैंने यहाँ पर भी बताया है। केंद्रीय बलों के प्रभाव में गतिमान कण के स्थिति सदिश द्वारा एकांक समय में घेरा गया क्षेत्रफल, तो वही है dA/dt, मतलब एकांक समय में घेरा गया क्षेत्रफल कण का क्षेत्रीय वेग कहलाता है। केंद्रीय बलों के प्रभाव में, ये भी लाइन तुम ऐड कर सकते हो क्षेत्रीय बल वेग की परिभाषा देते वक्त, कि केंद्रीय बलों के प्रभाव में गतिमान कण के स्थिति सदिश द्वारा एकांक समय में घेरा गया क्षेत्रफल कण का वेग क्षेत्रीय वेग कहलाता है। केपलर का द्वितीय नियम क्या बोलता है? केंद्रीय बलों के प्रभाव में गतिमान कण का क्षेत्रीय वेग अचर रहता है। ये जो dA/dt है ये जीरो हो जाता है, बेसिकली कांस्टेंट हो जाता है ये। हाँ, जीरो ही हो जाएगा, तभी तो कांस्टेंट होगा। तो ये जो पूरी चीज़ है वो जीरो हो जाती है, इस वजह से VA कांस्टेंट हो जाता है। हाँ, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, सिंपल। तो VA = dA/dt। एग्जैक्ट अगर और देखा जाए तो r²/2 dθ/dt। ये क्या है? d थीटा तो विस्थापन को बोलते हैं ना, दूरी के समतुल्य। तो ये बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को दर्शा रहा है, तो ये नियतांक रहता है। दूसरी परिभाषा क्या है केपलर के द्वितीय नियम की? आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैंने यहीं पर समझा दिया। केंद्रीय बलों का जिक्र हो रहा था इस चक्कर में कि सूर्य व ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल प्रसर्पित करती है, यानी कि घेरती है, अर्थात क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। ये केपलर के द्वितीय नियम का कथन था। तो ठीक है, आगे हम अभी देखने वाले हैं केपलर के नियम को। अब आता है समानीत द्रव्यमान। ये भी डेफिनेशन पूछी जा चुकी है। रिड्यूस्ड मास होता क्या है? सिंपल वही है, ये m1 मास है, ये m2 मास है। हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एक ही मान लो और एक और कोई मास है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का एक ही कोई मास बना लेंगे, उस पर कोई वेग लगा। मान लो तुम्हें इन तीनों का अध्ययन करना है, तुम्हें इन तीनों पर वेलोसिटी चेक करनी है, तो ऐसे तुम इस पर वेलोसिटी अलग चेक करोगे, इस पर अलग चेक करोगे, इस पर अलग चेक करोगे। तो हम क्या करेंगे, एक काल्पनिक वो मान लेते हैं, काल्पनिक द्रव्यमान मान लेते हैं कि मान लो ये तीन द्रव्यमान है ना, इनका एक ही द्रव्यमान है। अब वो कैसे निकालेंगे वो अभी बात करेंगे।
तो हम एक ही द्रव्यमान मान लेते हैं और उस पर वेलोसिटी चेक कर लेते हैं। तो ये होता है समानित द्रव्यमान। अभी बात करेंगे कैसे करना है। तो कोई निकाय दो कणों से मिलकर बना है, दो या अधिक कण भी हो सकते हैं, तो दो कणों से मिलकर बना है, तो ऐसे निकाय की गति को एक अकेले कण की गति से प्रदर्शित कर सकते हैं। कि दो मान लो मासेस हैं तो उन पर अलग अलग तुम वेलोसिटी चेक कर रहे हो, या इन दोनों का कोई एक मास निकाल लो, उस पर वेलोसिटी चेक कर लो। तो ये है। तो इस निकाय के अध्ययन को सरल बनाने के लिए हम दोनों कणों के द्रव्यमान के तुल्य, दोनों कण हैं उनके द्रव्यमान के बराबर ही एक काल्पनिक द्रव्यमान मानते हैं। इस तुल्य द्रव्यमान को ही समानित द्रव्यमान बोलते हैं। जैसे दो कण हैं m1 और m2, तो इनका जो समानित द्रव्यमान है उसको म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और लिखेंगे कैसे, m1 m2। निकालेंगे कैसे, m1 m2 प्लस m1 प्लस m2। अगला क्वेश्चन है प्रत्यास्थ टक्कर और अप्रत्यास्थ टक्कर। तो इनइलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन जो होता है उसके बारे में क्वेश्चन बन जाता है। तो प्रत्यास्थ टक्कर सीधा सीधा है, मान लो ये एक तुम्हारे पास द्रव्यमान है, ये दूसरा द्रव्यमान है, ये इसको टक्कर मारता है। ये मान लो 5 स्पीड से चल रहा है और ये 2 की स्पीड से चल रहा है, तभी तो ये टकराएंगे। टकराने के बाद ये क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि ये एक दूसरे से चिपक जाए या कुछ हो जाए, ये सिंपल टकराकर वापस दूर हो जाएंगे एक दूसरे से। और इनके बीच में जो क्या बोलते हैं उसको, आपेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी होती है, वो समान रहती है। जैसे उसको निकालते हुए ना कि इसके रेस्पेक्ट में इसकी गति कितनी है या इसके सापेक्ष इसकी गति कितनी है। जैसे वी ए बी है तो उसको करते हैं ना बी वी माइनस वी 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 ए, तो वो रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है, आपेक्षिक वेग होता है, वो समान रहता है। तो और क्या है, इसमें कोई विकृति यानी कि कुछ टूट फूट नहीं होती कि दो कण हैं आपस में टकराए तो टूट फूट होगी, ऐसा नहीं होता। वो टकराता है और टकरा के अलग हो जाते हैं, सिंपल। जैसे तुम वो ले सकते हो, जो कांच के वो होते हैं ना, उनको तुम दोनों को टकराया, वो टकरा के सिंपल अपना अलग हो जाते हैं। जैसे गैस के अणुओं की टक्करें इसका एक अच्छा उदाहरण है। इसमें द्रव्यमान नहीं बदलते, ना ही ऊर्जा वगैरह इसकी खत्म होती है, ऊर्जा क्षय नहीं होता। और जो अप्रत्यास्थ होता है वो, उसको भी साथ में समझ लो, तब मैं इन पॉइंट्स को समझाऊंगा तुम्हें। इसमें बेसिकली जैसे मिट्टी की गेंदें हैं, वो टकराकर चिपक जाती हैं। मिट्टी की गेंदें लोगे तो वो आपस में टकराई, या तो चिपक जाएंगी या कुछ टूट फूट हो जाएगी उसमें, और पहले जितने वेग से जा रही थी उतना वेग उसमें बचेगा भी नहीं। तो ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पर तो वो जितने वेग से जा रही थी उतना ही आपेक्षिक वेग रहता है उनमें, लेकिन इधर की साइड नहीं रहता। तो अब समझ जाओ, रेखीय संवेग वही P इक्वल टू एम बी एवं गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो काइनेटिक एनर्जी और रेखीय संवेग संरक्षित रहते हैं, और इधर वो संरक्षित नहीं रहेंगे। तो रेखीय संवेग या और गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी। तो संवेग संरक्षण का नियम और ऊर्जा संरक्षण का नियम यहाँ पर कार्य नहीं करता। टक्कर से पूर्व तथा पश्चात कणों का आपेक्षिक वेग समान रहता है। वही है कि रिलेटिव जो वेलोसिटी होती है वो समान रहती है, लेकिन इधर की साइड आपेक्षिक वेग में परिवर्तन हो जाता है। पहला कण किसी और गति से चला जाता है, दूसरा कण किसी और गति से चला जाता है, वेग से चला जाता है। द्रव्यमान नहीं बदलते, लेकिन यहाँ पर बदल भी सकते हैं। मान लो मिट्टी की गेंदें हैं, वो टूट फूट गई तो उनका द्रव्यमान बदल गया ना, विकृति हो सकती है, वो टूट फूट गया तो विकृति आ गई। ऊर्जा क्षय यहाँ पर तो होता नहीं था, लेकिन यहाँ पर हो भी सकता है। गैस के अणुओं की टक्कर है, और ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो शायद समझ में आ गया होगा। इतने ही पॉइंट्स तुम्हें लिखने हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है लघुत्तरात्मक, तो इतने से काम चल जाएगा। अब जाओ, मंदक क्या है या न्यूट्रॉन मंदन क्या है, ऐसा PYQ बना था। तो मंदक वे पदार्थ होते हैं, मंदक नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जो मंद कर दे, जो धीमा कर दे। तो मंदक वे पदार्थ होते हैं जो नाभिकीय विखंडन में उत्पन्न न्यूट्रॉनों का वेग कम करने में प्रयुक्त होता है। तो न्यूट्रॉन का वेग कम कर दे ऐसा पदार्थ मंदक कहलाता है। नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं उनमें न्यूट्रॉन के मंदन के लिए भारी जल जो D2O होता है उसका प्रयोग करा जाता है, क्योंकि इसमें ड्यूटेरियम होता है। D मतलब ड्यूटेरियम नाभिक होता है, जिसका द्रव्यमान, जो ड्यूटेरियम नाभिक होता है उसका द्रव्यमान लगभग न्यूट्रॉन के बराबर ही होता है। तो इसलिए अधिकतम मंदन ये कर पाता है। तो इसलिए भारी जल यानी कि D2O का इस्तेमाल करा जाता है न्यूट्रॉन मंदन में। समझ में आया होगा। हम न्यूट्रॉनों का वेग कम कर रहे हैं ना, तो न्यूट्रॉन के बराबर ही ये जो ड्यूटेरियम होता है उसका द्रव्यमान होता है। उस चक्कर में वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रॉन रोक पाता है, उसकी गति को बहुत धीमा कर देता है। तो अधिकतम मंदन ये कर पाता है।
तो समझ में आ गया होगा, ये तो सिंपल ही है। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो सबसे पहली बात तो रॉकेट क्या है, नीचे की तरफ वो जब जलता है तो वो नीचे की तरफ बल लगाता है। तो पहली चीज़ है कि न्यूटन के तृतीय नियम पर काम करता है, क्योंकि वो नीचे की तरफ जो गैसेस वगैरह छोड़ता है, गर्मी वगैरह छोड़ता है, तो उस वजह से न्यूटन का तृतीय नियम काम करता है। अभी बात करेंगे नीचे। संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ऐसे पूछा था कि किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो न्यूटन के तृतीय नियम तथा संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। तरल तरल व ठोस ईंधन व ऑक्सीकारक पदार्थों को अलग अलग कक्षों में भरा जाता है। जैसे जो रॉकेट का जो नीचे वाला पार्ट होता है, वहाँ पर अलग अलग कक्ष हैं, तो किसी में तरल या ठोस पदार्थ, ठोस ईंधन भर दिया, कुछ में ऑक्सीकारक पदार्थ भर दिए, मतलब उसमें जल जल क्या बोलेंगे उनको, जो ज्वलनीय पदार्थ होते हैं वो भर दिए अलग अलग कक्षों में। तो ईंधन को जब जलाया जाता है उसमें चिंगारी पैदा करी जाती है और उसमें एक छोटा सा होल कर दिया जाता है, बस छोटा सा। तो जितना जब उसको जलाया जाता है ईंधन वगैरह को, तो गैस वगैरह बनती है। दाब, जो गैस होती है उनकी वजह से दाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है इस इन कक्षों के भीतर, और एक छोटे से छिद्र से इन सारी की सारी जो हवाएं हैं, गैसेस हैं, उनको एक छोटे से छिद्र से निकाला जाता है। उस वजह से यहाँ पर प्रतिक्रियात्मक बल बहुत ज़्यादा लगता है, इस पर बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियात्मक बल लगता है, जिसके कारण ये रॉकेट ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है। और क्योंकि जो ईंधन था वो जलकर गैस बन चुका है, उस वजह से उसका जो द्रव्यमान है वो कम हो जाएगा, रॉकेट का भार कम हो जाएगा और वो ज़्यादा स्पीड से, ज़्यादा त्वरण से ऊपर की तरफ जा पाएगा। तो ये होता है बेसिकली रॉकेट किस तरीके से काम करता है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने लिख रखा है, ऐसे मैंने पूरा पैराग्राफ नहीं लिख रखा है, सिंपल 4 पॉइंट्स में, मतलब इसी को तुम एक्सप्लेन करोगे। आगे देखो अब, पुरस्सरण विधि क्या होता है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो घूर्णन अक्ष का किसी अन्य नियत अक्ष के चारों ओर घूर्णन गति, नहीं समझ में आया होगा तुमको, मैं बताता हूँ। ये लट्टू जो है ना वो पुरस्सरण गति करता है। तो एक तो लट्टू की अपनी एक अक्ष होता है, ये मान लो लट्टू है, तो इसका एक तो अक्ष ये रहा। जब ये तुम घुमाते हो तो इसको अपने इसी अक्ष पर तो घुमाते हो, लेकिन तुम देखोगे तो जब ये घूमता है तो ये जो अक्ष है ना, ये अक्ष भी थोड़ा थोड़ा ऐसे करके घूमता है अपने उस पर, धरती पर ये भी अपना चक्कर लगाता है इस तरीके से। कैसे लगा रहा है, कुछ इस तरीके से ये अपने आसपास भी घूमता है और अपने अक्ष पर तो ये घूम ही रहा होता है। तो ये भी तो एक अक्ष बन गया ना, ये भी इसके सापेक्ष, इस अक्ष के सापेक्ष ये घूम रहा है, ये जो लट्टू है वो इसके सापेक्ष भी घूम रहा है और अपने अक्ष के अराउंड भी घूम रहा है। तो ये होता है पुरस्सरण गति। तो किसी घूर्णन अक्ष का मतलब, घूर्णन अक्ष कौन सा है, वो जो लट्टू है उसका खुद का घूर्णन अक्ष, उस घूर्णन अक्ष का किसी अन्य नियत अक्ष के चारों ओर घूर्णन गति, कोई अन्य अक्ष क्या है, ये रहा, इसके चारों ओर ये गति कर रहा है, तो इसे बोलते हैं पुरस्सरण गति। किसी दृढ़ पिंड पर कार्यरत लंबवत बलाघूर्ण के कारण घूर्णन अक्ष द्वारा किसी नियत अक्ष के चारों ओर घूर्णन गति को पुरस्सरण गति कहते हैं। तो वही बात है, इस पर कोई, जब तुम इसको घुमाते हो तो इसमें टॉर्क ही तो लगाते हो, बलाघूर्ण लगाते हो, जिसकी वजह से ये घूमता है। तो वही बात है यहाँ पर कि दृढ़ पिंड पर कार्यरत लंबवत बलाघूर्ण, तो इस पर बलाघूर्ण लग रहा है जिसकी वजह से ये खुद घूम रहा है, उसके कारण एक घूर्णन अक्ष द्वारा, ये जो घूर्णन अक्ष द्वारा है इसके द्वारा एक नियत अक्ष के चारों ओर घूर्णन गति को पुरस्सरण गति कहते हैं। तो इस तरीके से तुम समझा सकते हो। लट्टू का घूमना, तो जैसे घूमता हुआ लट्टू ना सिर्फ अपनी धुरी पर तेजी से घूमता है, बल्कि उसकी यह धुरी, ये जो धुरी थी, ये जो धुरी है, वह धुरी भी उस बिंदु के चारों ओर धीरे धीरे घूमता है। तो एक बिंदु होगा, उसके चारों ओर भी साथ ही साथ वो धीरे धीरे घूमता है, जहाँ लट्टू जमीन को छूता है। तो जहाँ पर ये लट्टू जमीन को छू रहा है तो यहाँ से ऐसे गति करता है। इस प्रकार लट्टू 2 प्रकार की गतियाँ करता है, एक तो अपने अक्ष पर खुद घूमता है और दूसरी ये पुरस्सरण गति करता है। पुरस्सरण गति की दर घूमते हुए लट्टू के कोणीय संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए जैसे जैसे घर्षण से वेग कम होता है, कोणीय संवेग कम होता है तथा पुरस्सरण गति की दर तेज हो जाती है। तो हाँ, पुरस्सरण गति का कोई फॉर्मूला वगैरह होगा, तो जो पुरस्सरण गति है, मान लो हम इसको डिनोट कर देते हैं, वी से ही डिनोट कर लो, चलो
तो वो जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है कोणीय संवेग के। कोणीय संवेग क्या होता है, एल से दर्शाते हैं या जे से दर्शाते हैं। तो 1/, मान लो अभी के लिए एल से दर्शा लेते हैं इसको, तो 1/L है। तो जैसे मान लो ये लट्टू घूम रहा है तो इसके पास घर्षण भी तो लगे ना, इसकी जो धुरी है उस पर घर्षण भी लग रहा होगा, जिसकी वजह से ये धीमा पड़ता जाएगा। धीमा पड़ता जाएगा मतलब उसका कोणीय संवेग, उसका घूमने का जो संवेग है वो कम होता जा रहा होगा। तो ये जब कम होगा तो वो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाता जाएगा, तो वो दूरी जल्दी जल्दी जब वो गिरने को आता है तो वो उसकी स्पीड बढ़ जाती है ना, ये तुमने देखा होगा। जब वो जो लट्टू है वो धीमा पड़ने लग जाता है उसकी स्पीड, तो वो जल्दी जल्दी घूमने लग जाता है, ऐसा तुमने देखा होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करी गई है कि कोणीय संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोणीय संवेग कम होगा समय के साथ तो प्रसरण गति बढ़ जाएगी, बस वही बात यहाँ पर दे रखी है। तो समझ में आ गया होगा। तुम्हें एग्जाम्पल वगैरह भी साथ में पूछ लेता है तो लट्टू वाला देना तुम। अब आता है एक लास्ट क्वेश्चन, रुद्ध दोल गति, शायद इसको इंग्लिश में डैम्प्ड मोशन कहते हैं, डैम्प्ड मोशन। अभी डैम्प्ड मोशन और ये डैम्प्ड ऑक्सीलेशन की बात नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, लेकिन फिर भी ठीक है। अवमंदन बलों, अवमंदन का मतलब समझते हो, जो रोकने में मदद करे, मंदन करे। अवमंदन यानी कि रोके, किसी चीज का गति हो रही है उसको रोके। तो अवमंदन बलों के अंतर्गत गति जिसमें वेग चर घातांकी रूप से घटता है, वेग को कम करने में जो मदद करे ना वो होता है अवमंदन बल। तो अवमंदन बलों के अंतर्गत गति, गति पूछा है ना, रुद्धदोल गति जिसमें वेग चर घातांकी रूप से घटता है, एक्सपोनेंशियल रूप से घटता है, उसे बोलते हैं रुद्धदोल गति। जब कोई दोलन करती हुई वस्तु समय के साथ धीरे धीरे रुकने लगे अर्थात उसका एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम कम होने लग जाए, ऐसी गति को रुद्धदोल गति कहते हैं। जैसे कोई वस्तु दोलन कर रही है, ये जो वस्तु है वो दोलन कर रही है, तो समय के साथ ऐसा तो नहीं है कि ये बस इतनी ही, मतलब इधर जाएगी इधर जाएगी इधर जाएगी इधर जाएगी, ऐसा थोड़ी ना होता है। वो इधर गई फिर इतना चलेगी, वो धीमी पड़ती जाएगी धीमी पड़ती जाएगी धीमी पड़ती जाएगी और एक टाइम पर आकर रुक जाएगी। तो ये धीमा क्यों पड़ रहा है, अवमंदन बलों के कारण पड़ रहा है। तो ऐसा जो मोशन है ना जो धीमा पड़ता जाए वही है रुद्धदोल गति, सिंपल। तो ये है तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। मैंने एक्सप्लेन कर दिया जितना मैं कर सकता था, बाकी का तुम इन सब को याद करना है तुम्हें, नहीं तो ऐसे तो निकल जाएंगे। तुमने वीडियो देखी, तुम्हारे माइंड से ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी, तो एक बार इनको नोट्स जरूर बना लेना। शॉर्ट नोट टाइप हैं, 10-15 क्वेश्चन तो होते हैं, 2 पेजेस में तुम्हारे आ जाएंगे। तो और काम की चीज़ है, तुम्हारे पासिंग मार्क्स इन्हीं से आ जाएंगे अगर तुम सारे क्वेश्चन करके ले जाते हो तो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे, तो तब तक इन 2 वीडियोज़ को तुम देख सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।